Hello guys, welcome to Legal Galaxy and myself Mohammed Shah. Friends, today we will discuss the principle of joint liability. जैसे भी कोई चीज़ एक साथ जुड़ती है वह ज्वाइंट हो जाती है या संयोजित हो जाती है। लॉ में कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं जहां दो अलग अलग व्यक्ति होते हैं और वो दोनों व्यक्ति अगर किसी काम को करने के लिए एक साथ मिल जाते हैं तो उनकी लायबिलिटी भी क्या होती है, ज्वाइंट लायबिलिटी हो जाती है। अब ज्वाइंट लायबिलिटी से रिलेटेड जो प्रोविजन इंडियन पेनल कोड में दिए गए हैं हम जरा एक बार उसकी तरफ देखते हैं। देखिए, आईपीसी की जो धारा 34 है वह बेसिकली ज्वाइंट लायबिलिटी की बात करती है और ज्वाइंट लायबिलिटी का मतलब तो जब तक देखिए अपराध का एक प्रिंसिपल है कि हर व्यक्ति अपने कार्य के को करने के लिए या उसके परिणामों के लिए स्वतः दायी होता है, लेकिन जब किसी एक काम को दो व्यक्ति मिलकर करते हैं तो उनकी लायबिलिटी भी वहाँ पे ज्वाइंट हो जाती है और सेक्शन 34 ऑफ द इंडियन पेनल कोड यही बात बताता है। अगर हम 34 को थोड़ा सा और क्लियर करके पढ़ें तो इसमें यही चीज़ कहा गया है कि कोई भी इनलीगल एक्ट है जिसे दो या दो से अधिक व्यक्ति करते हैं या एक से ज़्यादा व्यक्ति करते हैं और वह काम सबके कॉमन इंटेंशन के फर्दरेंस किया जाता है तो वहाँ पे ज्वाइंट लायबिलिटी होगी या वहाँ पे संयुक्त दायित्व होगा। इसके जो मेन 4 इंग्रेडिएंट्स हैं जो बाहर निकल के आते हैं, 34 के उन चारों इंग्रेडिएंट्स को हम बारी बारी से डिस्कस करते हैं, जिसमें सबसे पहला इंग्रेडिएंट्स है कि सम क्रिमिनल एक्ट इन द सेंस कि कोई भी क्रिमिनल एक्ट किया जाना बहुत जरूरी है अगर 34 को अप्लाई करना है तो। क्रिमिनल एक्ट इन द सेंस द एक्ट विच इज प्रोहिबिटेड बाय द लॉ एंड सेकेंड इज दैट क्रिमिनल एक्ट डन बाय मोर देन वन पर्सन इन द सेंस द क्रिमिनल एक्ट मोर देन वन पर्सन इट मीन्स कि एक से ज्यादा, मोर देन वन पर्सन मतलब एक से ज्यादा, वो 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, चाहे जितने हो, लेकिन एक व्यक्ति 34 के तहत लायबल नहीं होगा। ठीक, हाँ, कब लायबल होगा एक व्यक्ति 34 के तहत ये हम बाद में डिस्कस करेंगे केस लॉ के थ्रू। थर्ड इसका जो इंग्रेडिएंट्स है वह है कॉमन इंटेंशन। देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट इसका एलिमेंट्स है, सेक्शन 34 का जो सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है वो यही है, कॉमन इंटेंशन। इसे 2 रूपों में हम देख सकते हैं, मतलब कॉमन इंटेंशन को हम 2 पार्ट में डिवाइड करके यहाँ पे देखेंगे। पहला पार्ट है प्री अरेंज्ड प्लान एंड सेकेंड इज दैट मीटिंग ऑफ माइंड। प्री अरेंज्ड प्लान क्या होता है? जैसे किसी एक्ट को करने के लिए जो लॉ में प्रोहिबिटेड है, हम पहले से कोई योजना बनाते हैं, काम को करने से पहले अगर कोई योजना बनाते हैं तब यहाँ पे माना जाएगा कि 2 लोगों का इंटेंशन इक्वल है, मतलब कॉमन है, 2 लोगों का इंटेंशन कॉमन है और उन्हें अब उस एक्ट के लिए लायबल ठहराया जाएगा। और जो हम सबसे इम्पोर्टेंट केस सेक्शन 34 के तहत पढ़ते हैं, महबूब शाह वर्सेस किंग एम्परर, वो केस भी प्री अरेंज्ड प्लान पर बेस्ड है और इसमें प्रीवी काउंसिल ने कहा था कि जब तक यह सिद्ध नहीं हो जाता कि काम को करने के लिए पहले से ही कोई प्लानिंग की गई थी या पूर्व नियोजित योजना थी तब तक किसी व्यक्ति को लायबल नहीं ठहराया जाए। मतलब यह प्री अरेंज्ड प्लान होना मस्ट है, यह इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ठीक, अब इसी में सेकेंड जो है वह मीटिंग ऑफ माइंड है। मीटिंग ऑफ माइंड का मतलब होता है कि एक ही बात पर बाकी लोगों की सहमति, अगर बाकी लोग इस बात पे सहमत नहीं है तब वहाँ 34 अप्लीकेबल नहीं होगा। अब प्रश्न ये उठता है कि मीटिंग ऑफ माइंड कब हो सकता है? क्या कार्य करने के 2 दिन पहले होगा या कार्य करने की 4 दिन पहले होगा या कार्य के ठीक पहले होगा? कब होगा? कब मीटिंग ऑफ माइंड होगा तो वो 34 के तहत माना जाएगा, अदरवाइज नहीं माना जाएगा। देखिए इसमें सबसे इम्पोर्टेंट केस एक हम लोग पढ़ते हैं अब्दुल्ला का। उस केस में यह बात कहा गया था कि मीटिंग ऑफ माइंड जो है वह घटना स्थल पर भी हो सकती है। और सेकेंड केस पांडुरंगा का है, जिस केस में यह कहा गया था कि मीटिंग ऑफ माइंड कभी भी हो सकता है, मतलब वह कार्य के समय कभी भी हो सकता है, उसके 2 दिन पहले भी हो सकता है, 4 दिन पहले भी हो सकता है या घटना स्थल पर भी हो सकता है। और घटना स्थल पर होगा तो माना जाएगा, यह बात अब्दुल्ला के बाद में कहा गया है। अब इसमें जो लास्ट आता है इसका इसेंशियल एलिमेंट्स वो है फर्दरेंस ऑफ द कॉमन इंटेंशन फॉर ऑल। अब देखिए हमने सबसे जब स्टार्ट किया था पढ़ाना आप लोगों का एपीसी तब हमने एक चीज समझ सकते हैं कि किसी भी काम को करने के लिए मेंसरिया के साथ साथ एक्टस रियस का होना भी जरूरी है। जब तक एक्ट और मेंसरिया नहीं मिलते हैं तब तक कोई भी ऑफेंस जो है वह नहीं होता है। इसलिए ऑफेंस को होने के लिए
मेंस्ट्रुएशन के साथ साथ एक्ट होना जरूरी है। अब इनका कॉमन इंटेंशन है कि नहीं, यह कब माना जाएगा? इसको माने जाने के लिए यह देखा जाएगा कि उनमें से किसी ने उस रेफरेंस में कोई काम किया है कि नहीं, उस फर्दरेंस में कोई काम किया है कि नहीं। अगर कॉमन इंटेंशन के फर्दरेंस में कोई काम किया जाता है तब तो वह 34 के तहत लायबल होंगे, अदरवाइज वह लायबल नहीं होंगे। मतलब 34 को अप्लीकेबल होने के लिए इन चारों इसेंशियल एलिमेंट्स को फुलफिल होना बहुत जरूरी है। पहली बात कि क्रिमिनल एक्टिविटी होनी चाहिए, वह क्रिमिनल एक्टिविटी मोर देन 1 पर्सन द्वारा होनी चाहिए, उसमें उनका कॉमन इंटेंशन होना चाहिए और उस कॉमन इंटेंशन के फर्दरेंस में कोई कार्य किया जाना चाहिए। ठीक, अब ये तो बात रही 34 की। अब ये हो गया कॉमन इंटेंशन। इसी के साथ एक शब्द और निकल करके आता है जिसके बारे में हम लोग ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि कॉमन इंटेंशन और सिमिलर इंटेंशन क्या होता है। तो ये सिमिलर इंटेंशन और कॉमन इंटेंशन क्या है? क्या दोनों एक ही है या दोनों अलग अलग है? जी नहीं, यह दोनों एकदम अलग अलग हैं, एक नहीं है। अगर कभी इन दोनों को एक जगह यूज कर रहे हैं आप तो वह गलत है। देखिए, कॉमन इंटेंशन का मतलब है कि किसी भी काम को करने के लिए प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड होना बहुत जरूरी है। प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड का मतलब हुआ कि प्री अरेंज्ड प्लान होना चाहिए, मीटिंग ऑफ माइंड होना चाहिए। अगर कोई भी व्यक्ति, दो व्यक्ति हैं जो एक जैसा इंटेंशन रखते हैं और वो अपना एक सा काम करते हैं, लेकिन इनके बीच किसी प्रकार की प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड नहीं है या कोई प्री प्लानिंग नहीं है, तब वह सिमिलर इंटेंशन के तहत आएंगे। अब इसको एक एग्जांपल के तहत आप थोड़ा सा और अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, जैसे देखिए, दो व्यक्ति हैं ए और बी। ठीक, आप ये सी का मर्डर करना चाहते हैं, ये भी सी का मर्डर करना चाहता है और ये भी सी का मर्डर करना चाहता है। अब ये दोनों दो अलग अलग दरवाजे से सी के घर में घुसते हैं और दोनों इसको मारने का इंटेंशन रखते हैं। अब यह अपनी रिवॉल्वर से गोली चलाया, मिस हो गया, नहीं लगा। बी ने अपने रिवॉल्वर से गोली चलाई, यह लग गया। इन दोनों की लायबिलिटी भले अलग अलग हो, इनका इंटेंशन यहाँ पे सी को मारना था, लेकिन यह इंटेंशन सिमिलर इंटेंशन होगा, न कि कॉमन इंटेंशन। अब इसी में कॉमन इंटेंशन कब होगा? जब ये ए और बी दोनों एक साथ यह तय करते हैं कि हम सी को मारेंगे। अब कैसे मारना है? पॉइजन देके मारना है या बंदूक से मारना है या गोली चलाना है या फिर छुरा घोंपना है, क्या करना है, कैसे सी का मर्डर करना है, इसके बारे में अगर यह दोनों आपस में तालमेल पहले से बैठाते हैं या आपस में कोई मीटिंग करते हैं और उसके बाद सी के मर्डर का प्लान करते हैं, तो इन दोनों की जो लायबिलिटी होगी वह होगी कॉमन। अगर अलग अलग करते हैं तो इनकी लायबिलिटी होगी सिमिलर, इनका इंटेंशन सिमिलर इंटेंशन माना जाएगा और यहाँ कॉमन इंटेंशन होगा। आई थिंक अब ये चीजें क्लियर हो गई हैं कि कॉमन इंटेंशन क्या है और सिमिलर इंटेंशन क्या है। दोनों एक वर्ड नहीं है बल्कि दोनों डिफरेंट है और दोनों की मीनिंग भी डिफरेंट है। ठीक, अब ये चीज क्लियर हो गया। 34 के जो इसेंशियल एलिमेंट्स है वो क्लियर हो गया और ये जो सबसे कंफ्यूजिंग वर्ड था वो क्लियर हो गया। अब इसके साथ एक चीज हम और डिस्कस करते हैं। पहली बात तो हम पहले इसमें आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉ बता देते हैं जो 34 को पढ़ने के लिए बहुत जरूरी है और इन सारे केस के डिटेल फैक्ट्स एक बार बुक से आप लोग अच्छे से जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि हमेशा इस पे मेंस में सेपरेट क्वेश्चंस आते हैं। चाहे आप यूपी का एग्जाम दीजिए, बिहार जुडिशरी दीजिए, एमपी जुडिशरी दीजिए या एपीओ दीजिए, अभी तक जो हमने देखा है उसमें कम से कम 10-12 क्वेश्चंस इस टॉपिक पे पूछे जा चुके हैं और इसमें से सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वह 34 और 149 में डिफरेंस पूछा जाता है। ठीक, तो आज हम इस चीजों को पढ़ लिए हैं। आप लोग को थोड़ा सा 149 के बारे में बता देते हैं और हम नेक्स्ट वीडियो में 34 और 149 को अच्छे से अलग अलग पढ़ेंगे और दोनों में कंपेरिजन करेंगे, क्या सिमिलैरिटी है और क्या डिफरेंसेस है। ठीक, देखिए 149 जो है वह कॉमन ऑब्जेक्ट की बात बताता है, जबकि 134 जो है वह कॉमन इंटेंशन की बात बताता है। अब कॉमन इंटेंशन के लिए तो ये लोग लायबल होंगे, लेकिन इसमें जो है यह लायबिलिटी ये कोई ऑफेंस नहीं करते हैं। 34 कोई ऑफेंस नहीं बताता है बल्कि यह एविडेंस को बताता है, यह रूल ऑफ एविडेंस है, कोई ऑफेंस नहीं है। और 149 एक ऑफेंस को बताता है और इसमें क्या है कि जो दिया गया है कि एक से ज्यादा व्यक्ति होने चाहिए, मतलब वो 2, 3, 4 हो सकती है, लेकिन
49 को 149 को फुलफिल होने के लिए मिनिमम 5 व्यक्ति होने चाहिए और उसका क्राइटेरिया लिमिट है 141 के तहत, मतलब 141 में अनलॉफुल असेंबली को डिफाइन किया गया और उसके साथ ही माना जाएगा कि जब अनलॉफुल असेंबली हो रही है उसकी वो 5 इंग्रेडिएंट्स या 5 क्लॉजेज वहां पे उपस्थित है तब 149 के तहत वो होंगे, मतलब उनकी लायबिलिटी वहां सीमित है 141 के तहत, लेकिन 34 के जो स्कोप है वो थोड़े उससे ब्रॉड है। ठीक है, इसमें और अच्छे से हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे, वरना यहाँ बहुत ज्यादा हो जाएगा। फिलहाल ये है, और इसमें जो इम्पोर्टेंट केस है हम वो आपको बता देते हैं। इसमें सबसे पहले तो आप महबूब शाह वर्सेस इम्परर का केस जरूर पढ़िएगा, उसके बाद वीरेंद्र कुमार घोष वर्सेस इम्परर का, अब्दुल्ला का केस और ऋषभ देव का केस, उसके बाद जो है पांडुरंगा का केस अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा। इसके अलावा भी बुक में और बहुत सारे केसेस हैं, लेकिन थोड़ा सा अच्छे से देखिए और इसको ब्रीफ में लिख करके केस पर डिस्कस कीजिएगा। कम से कम यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन तो आने ही आने, चाहे जो एग्जाम दीजिए। तो 10 मिनट में आपके 2 मेंस क्वेश्चन तैयार हो गए, इससे अच्छी बात और आप लोग के लिए क्या हो सकती है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आज के लिए बस इतना ही पर्याप्त। इसके आगे का जो डिफरेंस है 34 और 149 में, वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बड़ा बताएंगे। उसके पहले आपको ये जरूर कहेंगे कि आप एक बार 34, 149 और 141 को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही पर्याप्त। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर। ओके, थैंक्स टू ऑल एंड बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।